हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जैविक खाद। हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण क्या हैं? फसल खूब बढ़ने वाली तथा खूब पत्तियों वाली और शाखादार हो, ताकि प्रति हेक्टेयर में अधिक से अधिक मात्रा में मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाया जा सके। फसल के वनस्पति भाग मुलायम हों ताकि वे आसानी से सड़ गल सकें। हरी खाद कैसे बनेगी? फसल फलीदार भी होनी चाहिए, क्योंकि इन पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं और उनमें रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसका क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। अब इनका बीज सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो। बीज भी क्या हो? सस्ता और आसानी से मिलने वाला। फसलों की जड़ नीचे गहराई तक जाए, जिससे मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए, और नीचे वाली जो मिट्टी है जिसको हम अधोमृदा कहते हैं वो ऊपर निकल कर आ जाए। हरी खाद ऐसी हो जो कि कम उपजाऊ मिट्टी पर भी सफलतापूर्वक उगाई जा सके और जल की आवश्यकता उसको कम से कम हो। फसल को कीट नहीं लगे और उनमें रोग के आक्रमण भी न हो, यानी रोग न लगे और कीट न लगे, और विषम जलवायु को भी वो सहन कर सके। विषम जलवायु क्या होगी? कम सर्दी को सर्दी में पैदा होने वाली है, कम वर्षा में पैदा होने वाली है, या कम गर्मी में फिर भी ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा वर्षा या ज़्यादा ठंड पड़ रही है उसको भी सहन कर ले, या ज़्यादा में होने वाली है और कम को सहन कर ले। और एक फसल चक्र है, उसमें उसका उचित स्थान होना चाहिए। फसल चक्र किसको कहेंगे? फसलों को बदल बदल कर बोना। फसल चक्र क्या कहलाता है? फसलों को बदल बदल कर बोना। तो उचित फसल चक्र होना चाहिए। फसल की तैयारी में भी अधिक समय न लगे, उसके अधिक प्रबंधन और देखरेख की आवश्यकता भी न पड़े, यानी कम देखरेख की आवश्यकता पड़े और कम समय में ही पैदा हो जाए, और मिट्टी में ये फसल वापस अवशेष छोड़े ताकि अगली फसल है उसके लिए वो खाद का काम करे। हमने देखा होगा कई फसल हैं उसको ऊपर से काट लेते हैं और तने या डंठल का भाग है वो ज़मीन में खड़ा रह जाता है, तो बाद में ये भूमि में दब करके सड़गल करके क्या पैदा करता है? हरी खाद पैदा करता है। अब है खली की खाद, ऑयल केक मैन्यूर, ऑयल केक बोलते हैं उसको, यानी खली की खाद। तिलहनों से तेल निकालने के बाद यानी तेल, जिन फसलों से तेल निकलता हो, जैसे तिल है, सरसों है, तारामीरा है, ये ऐसे बाकी का अरंडी है, तो ऐसी फसल हैं जिनसे तेल निकल जाता है और बाकी का जो अवशिष्ट है वो बचा रहता है, और उसे ही हम कहते हैं खली। क्या कहते हैं? ऑयल केक या खली। जब इसे खेत में खाद के रूप में काम में लिया जाता है तो इसे खली की खाद कहते हैं। पशुओं को खिलाने के लिए भी काम आती है। बिंदोले की कपास की रुई तो अलग कर ली जाती है, और कपास का जो बीज होता है वो पशुओं के खिलाने के काम आता है। खली की खाद सांद्र कार्बनिक खादों के वर्ग में आती है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब खलियों में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? खलियों में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? खलियों में गोबर की खाद, ये गोबर की खाद और कंपोस्ट हमने पढ़ ली है पहले। तो खली में गोबर की खाद और कंपोस्ट की तुलना में नाइट्रोजन है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ ही फास्फोरस और पोटास भी इसमें ज़्यादा पाया जाता है, यानी इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है? KNP, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। खलियों की खाद के प्रकार क्या हैं? कितने प्रकार की होती है? तो खलियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो खाद्य खलियाँ और एक अखाद्य खलियाँ। तो खाद्य खलियाँ किसको कहेंगे और अखाद्य खलियाँ किसको कहेंगे? खाद्य खलियाँ हैं
वो हैं वे खलियाँ जो पशुओं को खिलाने के काम में आती हैं। वो खल जिसको हम पशुओं को खिलाते हैं, जैसे बिंदोला, मूंगफली, सरसों, तारामीरा, तिल, नारियल, इनकी जो खली है वो पशु भी खाते हैं, तो इससे भी खाद बन सकती है। दूसरा है अखाद्य खलियाँ, जैसे अरंडी है, महुआ है, नीम है, करंज है, इनको पशु नहीं खाते हैं। इसकी जो खली होती है उसको पशु नहीं खाते, ये कड़वी होती है थोड़ी, जैसे नीम का देखा आपने। तो वे खलियाँ जिन्हें पशु नहीं खाते तथा इनको खेतों में खाद के रूप में काम में लिया जाता है, अरंडी, महुआ, नीम और करंज हैं। अब है खलियों की खाद का प्रयोग कैसे करेंगे, खली खाद फसल में कैसे डालेंगे। खलियों की प्रयोग विधि। खलियों को खेत में डालने के बाद उनके अपघटन के लिए मृदा में नमी का होना आवश्यक है। अपने सरल अवयव में टूटे सड़े गले वो उसके लिए पानी या नमी का होना आवश्यक है। अतः इन्हें सिंचित तथा पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। खलियों का बुआई पूर्व कूट पीस कर चूर्ण बना लेते हैं बोने से पहले, यानी खली की खाद को बोने से पहले उस खली को ही कूट पीस करके उसका चूर्रा बना लेते हैं। उसके बाद उपयुक्त समय पर एक बार में एक सार बिखेरते हैं और बिखेर करके उस पर जुताई करके खेत में उसको मिला देते हैं। खलियों में जितनी अधिक मात्रा तेल होगा उतनी ही मृदा में अपघटन देरी से होगा। ऑयली पदार्थ ज़्यादा हो जाएंगे तो अपघटन कम होगा, धीरे होगा, टाइम लगेगा। खलियों का उपयोग बुआई से पहले और बाद में दोनों तरह से किया जा सकता है। अब है बुआई से पहले खली कैसे डालेंगे या खाद कैसे डालेंगे खली की। जैसे महुआ है, महुए को कैसे डालते हैं, महुए की खाद को महुए की खली के अतिरिक्त सभी खलियों का चूर्ण बुआई से 10-15 दिन पूर्व खेत में डाल देते हैं। महुआ की खल का प्रयोग बुआई के लगभग 2 महीने पहले, यानी ये बहुत मुश्किल से गलती है, टाइम ज़्यादा लगाती है, इसलिए इसको 2 महीने पहले खेत में डाल देंगे। इसमें सेपोनिक नामक रसायन पाया जाता है। 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है, ये क्या आ सकता है कि महुआ में पाए जाने वाले रसायन का नाम बताओ। तो इसका क्या नाम है, सेपोनिक अम्ल या रसायन, जिसकी उपस्थिति के कारण धान की फसल के लिए ये सर्वोत्तम खली है। धान क्या है, चावल, किसको कहेंगे, धान चावल को। अब है खलियों को खेत में बिखेर करके हल्की जुताई करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं। खाद को क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। अब है बुआई पश्चात प्रयोग की विधि। कुछ खली ऐसी हैं जिनको बुआई के बाद में डालते हैं। तो अंकुरण पश्चात, यानी थोड़ा थोड़ा पौधा ऊपर आ गया अंकुरित होकर के, अंकुरित पश्चात पौधों के जमने के बाद वो अच्छे से ज़मीन में रुप जाए, पौधों के पास बारीक पिसी हुई खली के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। कंदमूल वाली फसलें, कंदमूल वाली कौन सी फसल हैं, जैसे जड़ और तना है, गाजर, मूली, ये कंदमूल वाली फसलों में मिट्टी चढ़ाते, कंदमूल का मतलब शक्करकंद है, आलू है, ऐसी फसलों में मिट्टी चढ़ाते समय खलों का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, खली का प्रयोग। अब है विभिन्न खलियों की पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा। जैसे नए खाने योग्य खली थी अरंडी की, बिनोले की, करंज की, महुआ की और नीम की। ये हैं 5 ऐसी खली हैं जिनको पशु नहीं खाते हैं, ये वाली 5। तो इनमें नाइट्रोजन 4.37, फास्फोरिक अम्ल 1.85 और पोटाश है वो 1.39, यानी KNP पाया जाएगा इनमें सब में। ऐसे ही बिंदोले में 3.99, तो इसका मतलब अरंडी में खूब पाई जाती है नाइट्रोजन। बाकी सब में, इसमें भी, नीम में भी ज़्यादा पाई जाती है 5.22।
ऐसे ही इनमें सबसे कम तो पाई जा रही है 0.80 फास्फोरिक अम्ल है 0.80, वो है करंज महुआ में। और सबसे ज़्यादा पाया जाता है 1.89, ये है बिनोले में। फिर है पोटाश। पोटाश सबसे कम पाया जाएगा आपका 1.27 इसमें। कौन सा है ये? तीसरे नंबर का करंज में। और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? 1.85 महुआ में। पोटाश महुआ में सबसे ज़्यादा। फिर है खाने वाली, दो और भी हैं, कुसुम की खली बिना छिली हुई और अंडों की खली। अंडों की खली का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, बाहरी को जो खोल है वो। अब है इनका भी यही है कि इसमें नाइट्रोजन तो पाई जाएगी 4.92 तो कुसुम की खली में, और 3.63 है नाइट्रोजन अंडों की खली में। फिर फास्फोरिक अम्ल 1.44 और 1.52, और ऐसे ही पोटास 1.23 और 2.05। तो हमें कुछ छोटे छोटे सबसे ज़्यादा सबसे कम के प्रश्न इसमें से कर लेने चाहिए। उसके बाद में है खाने वाली जो खली है उसमें सबसे ज़्यादा KNP किस में मिलता है? सबसे ज़्यादा N, और ये तो है आपका N, और ये वाला हो जाएगा K, ये तो N की मात्रा, ये K की मात्रा, और ये फॉस्फोरिक अम्ल की मात्रा। तो यहाँ भी नारियल की खली है, छिले बिनोले की खली है, मूंगफली की खली है, अलसी की खली है, जामुन की खली है, रामतिल की खली है, सरसों की खली है, कुसुम की खली है, वो थी बिना छिली हुई, और ये है छिली हुई, और तिल की खली है। तो तिल की खली में देखो 6.22 और 2.09 फास्फोरिक अम्ल और 1.25, जबकि सबसे ज़्यादा इसमें है छिले बिनोले की खली में पोटेशियम है वह 2.17, सबसे ज़्यादा 2.20, ये 2.89 इसमें छिले बिनोले की में, और ये है 7.29 और 7.88 कुसुम और किसमें? मूंगफली में। अब ये चैप्टर है आपका, ये ख़त्म हो गया है। आपको अध्ययन बिंदु करने हैं, सारे पढ़ो, इनमें छोटे प्रश्न आते हैं इसमें से। फिर अभ्यास प्रश्न है, एबेसिडे के हैं चने के बीज में, जैसे इसका उत्तर है राइजोबियम, ये वाला। तो हम इसको नहीं करेंगे, किसको नहीं करेंगे? एबेसिडे वाले प्रश्नों को कॉपी में नहीं करेंगे। लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक, ये 3 तरह के प्रश्न हैं, ये आपको कर